जय हिंद साथियों, इस कार्यक्रम को सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की हम आपको लगातार मुगलिया सल्तनत की कहानी सुना रहे हैं। उसी में अगला हिस्सा है शाहजहाँ की शुरुआती कामयाबी। सन 1614 ईस्वी में उसके क़यादत में मेवाड़ की जीत को माना जाता है। सन 1600 ईस्वी में शाहजहाँ ने दक्षिण के दौरों पर कामयाबी हासिल करने पर उसे सन 1617 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहाँ के खिताब से नवाजा। उधर नूरजहाँ के रुख को अपने खिलाफ जानकर शाहजहाँ ने सन 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसमें वो पूरी तरह नाकामयाब रहा। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहाँ ने अपने ससुर आसफ खां को यह हुक्म दिया कि वह शाही परिवार के उन तमाम लोगों को ख़त्म कर दे जो राजगद्दी के दावेदार हैं। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहाँ दक्षिण में था, इसलिए उसके ससुर आसफ खां ने शाहजहाँ के आने तक खुसरो के लड़के दावर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया और शाहजहाँ के वापस आने पर दावर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस तरह दावर बख्श को बली का बकरा कहा जाता है। आसफ खां ने शहरियार, दावर बख्श, गुलशफ, खुसरो का लड़का और दानियाल के लड़के का भी कत्ल कर दिया। 24 फरवरी सन 1628 ईस्वी को शाहजहाँ को गद्दी पर बैठाया गया और राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि के साथ नवाज कर किया गया। भरोसेमंद आसफ खां को 7000 जात, 7000 सवार और राज्य के वजीर का ओहदा दिया गया। महावत खां को 7000 जात, 7000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि से नवाजा गया और नूरजहाँ को 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन देकर लाहौर, आज के पाकिस्तान, जाने दिया गया, जहां सन 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की मौत हो गई। सम्राट अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति की वजह से अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी, वह शाहजहाँ के काल में नहीं थी। लगभग सभी मुगल शासकों के शासनकाल में बगावतें हुई थी, लेकिन शाहजहाँ का शासनकाल भी इन बगावतों से नहीं बच पाया। बुंदेलखंड की बगावत। वीर बुंदेला के बेटे जुझार सिंह ने आवाम जनता की कड़ाई पर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जमा किए गए धन की जांच न करवाने की वजह से शाहजहाँ ने उसके ऊपर सन 1628 ईस्वी में हमला कर दिया और सन 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने शाहजहाँ के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करके माफ़ी मांग ली। लगभग 5 साल की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर हमला कर वहाँ के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब की क़यादत में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को हराकर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह ये विद्रोह सन 1635 ईस्वी को खत्म हो गया। चंपत राय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। खानजहाँ लोदी का पीर खां उर्फ खानजहाँ लोदी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहाँ के वक्त में मालवा की सूबेदारी मिली थी। सन 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने की वजह से अपने को खतरे में महसूस कर खानजहाँ अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में पहुंचा और निज़ाम शाह ने उसे वीर की जागीरदारी इस शर्त पर दे दी कि मुगलों के कब्जे से अहमदनगर के इलाके को वापस कर दें। सन 1629 ईस्वी में शाहजहाँ के दक्षिण पहुंचने पर खानजहाँ को दक्षिण में कोई मदद ना मिल सकी और इसलिए उसे निराश होकर उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के सिहोदा के माधो सिंह ने उसका कत्ल कर दिया। इस तरह सन 1631 ईस्वी तक खानजहाँ का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते हुए असर को खत्म करने के लिए शाहजहाँ ने सन 1632 ईस्वी में उनके अहम व्यापारिक केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया। शाहजहाँ के वक्त सन 1630 और 32 तक दक्षिण,
और गुजरात में बेहद बड़ा अकाल पड़ा, जिसकी खौफनाकी का जिक्र अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने भी किया है। जहांगीर के हुकूमत दौर में मुगलों के हमलों से अहमदनगर की हिफाजत करने वाले मलिक अंबर की मौत के बाद सुल्तान और मलिक अंबर के बेटे फतेह खां के बीच अंदरूनी कलह की वजह से शाहजहां के समय महावत खां को दक्षिण और दौलताबाद हासिल करने में कामयाबी मिली, लेकिन सन 1633 ईस्वी में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले की जेल में डाल दिया गया। इस तरह से निजामशाही नस्ल वंश का खात्मा हुआ। लेकिन शिवाजी के वालिद शाहजी भोंसले ने सन 1635 ईस्वी में मुर्तजा तीसरे को निजामशाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि शाहजी के अंदर खाने मदद गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी। इसलिए शाहजहां इसको सजा देने के मकसद से दौलताबाद पहुंचा और गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने डरकर शाहजहां से इन शर्तों पर मुआहदा कर लिया। बादशाह को 6 लाख रुपए सालाना टैक्स देना मंजूर किया गया। बादशाह के नाम से सिक्के ढलवाने एवं खुतबा उपदेश यानी प्रशंसात्मक रचना पढ़वाने की बात मान ली गई। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की फौज कार्रवाई में मदद की बात को मान लिया गया। गोलकुंडा के शासक ने अपने बेटी की शादी औरंगजेब के बेटे मोहम्मद से कर दी। मीर जुमला फारस का मशहूर कारोबारी, जो गोलकुंडा का वजीर था, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा तोहफे में दिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा आसानी से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसके ऊपर 3 ओर से हमला किया। बचाव का कोई भी रास्ता न पाकर आदिल शाह ने सन 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तों को मानते हुए समझौता कर लिया और समझौतों की शर्तों में बादशाह को सालाना टैक्स देना, गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजी भोंसले की मदद न करना शामिल था। इस तरह बादशाह शाहजहां ने 11 जुलाई सन 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का जिम्मा सौंपते हुए राज्य प्रतिनिधि बनाकर वापस आ गया। इस बीच उसने औरंगजेब को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश को इन सूबों में बांट दिया। खानदेश इसकी राजधानी और बुरहानपुर थी। इसके पास असीरगढ़ का ताकतवर किला था। बरार इसकी राजधानी इलिशपुर थी। तेलंगाना इसकी राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर इसके अंदर अहमदनगर के जीते गए इलाके शामिल थे। सन 1644 ईस्वी में औरंगजेब को मजबूर होकर दक्षिण के राज्य प्रतिनिधि पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण उसके खिलाफ दारा शिकोह का लगातार विरोध या दारा शिकोह की तरफ से शाहजहां का रुख था। उसके बाद औरंगजेब ने सन 1645 ईस्वी में गुजरात का शासक बनाया गया। बाद में वे बल्ख, रक्षा और कंधार पर हमला करने के लिए भेजा गया, पर ये हमले नाकाम रहे। सन 1652 ईस्वी में उसे दूसरी बार दक्षिण की जिम्मेदारी देकर भेजा गया। तब से दौलताबाद या औरंगाबाद उसकी सरकार का अहम कार्यालय रहा। सन 1652 से 1657 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किया। अपने इन सुधारों कामों में औरंगजेब ने टोडरमल और मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को अपनाया। औरंगजेब ने अपने दूसरे कार्यकाल में दक्षिण की सूबेदारी के दौरान मुकम्मल फौजी अभियान के दौरान गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को सन 1636 ईस्वी में मुकम्मल समझौते की खिलाफ वर्जी करने और मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के जुर्म में सजा देने के इरादे से फरवरी 1656 ईस्वी में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के हमले से इतना घबरा गया कि राजकुमार हर शर्त मानने को तैयार हो गया। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता कबूल कर ली। मुगल सल्तनत के समय गोलकुंडा दुनिया के सबसे बड़े
हीरा कारोबार बाजार के रूप में मशहूर था। सन 1657 ईस्वी में शाहजहां बहुत बीमार हो गया और उस वक्त उसने दारा को अपना वारिस विधिवत उत्तराधिकारी बना दिया। दारा भी राजधानी में रहकर अपने वालिद की खिदमत और शासन की देखभाल करने लगा। बर्नियर ने लिखा है कि मैंने सूरत में आकर यह भी मालूम किया कि शाहजहां की उम्र इस समय लगभग 70 साल के आसपास है और उसके 4 बेटे व 2 बेटियां हैं और कई साल हुए उसने अपने चारों बेटों को हिंदुस्तान के बड़े बड़े 4 सूबों का उनको राज्य का एक एक हिस्सा दे दिया। मुझे ये भी मालूम हुआ कि 1 साल से भी ज्यादा से बादशाह इसी तरह बीमार है, उनकी जिंदगी खतरे में है और उनकी ऐसी हालत देखकर शहजादों ने राज्य सत्ता के लिए मंसूबे बांधने और व्यापार करने शुरू कर दिए हैं। आखिर में भाइयों में आपस में लड़ाई छिड़ी और वे करीब 5 साल तक चली। शाहजहां के बीमार पड़ने से उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श वारिस के लिए आपस में झगड़ने शुरू हो गए। शाहजहां और मुमताज बेगम की 14 औलादों में से 7 जिंदा थीं, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जिनमें जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थी। जहां आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद की हिमायत की। शाहजहां के चारों बेटों में दारा सबसे नरम दिल और पढ़ा लिखा था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल के खिताब से नवाजा। वारिस के ऐलान से ही वारिसों के बीच जंग शुरू हो गई। जंग की इस कड़ी में पहली जंग शाह शुजा और दारा के लड़के सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जय सिंह के बीच 24 फरवरी सन 1658 ईस्वी को बहादुरपुर में लड़ी गई। दारा की सेना, जिसकी कमान महाराज जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे, के बीच 25 अप्रैल सन 1658 ईस्वी को धरमट में लड़ी गई। इसमें दारा की हार हुई। औरंगजेब ने इस जीत की खुशी में फतेहाबाद नामक नगर की बुनियाद रखी। तीसरी जंग दारा और औरंगजेब के बीच 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ में लड़ी गई। इस जंग में भी दारा को हार का सामना करना पड़ा। 5 जनवरी सन 1659 ईस्वी को गद्दी के वारिस के बीच एक और जंग खजवा में लड़ी गई, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के खिलाफ थी, लेकिन औरंगजेब इस जंग को जीतने में कामयाब हुआ। शाहजहां को 8 साल तक आगरा के किले में कैद रखा गया। उसका आखिरी वक्त बड़े दुख और तकलीफ में बीता। उस समय उसकी सबसे चहेती बेटी जहांआरा उसकी खिदमत के लिए साथ थी। शाहजहां ने उन सालों को अपनी दौरे हुकूमत व जिंदगी को याद करते हुए ताजमहल को अपनी आंखों से देखते हुए बिताए थे। आखिर जनवरी में सन 1666 ईस्वी में उनकी वफात इंतकाल हो गया। उस वक्त शाहजहां की उम्र करीब 74 साल की थी। उन्हें उनकी महबूब बेगम के नज़दीक ताजमहल में ही दफनाया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में भी उसे काफ़ी मान सम्मान और एजाज़ हासिल था। उसने जिस अहम किताब को लिखा उसका नाम पातशाहनामा। पातशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां की मुकम्मल तारीख लिखी हुई है। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस परंपरा को भी खत्म किया। इलाही सम्मत की जगह हिजरी सम्मत का इस्तेमाल शुरू किया। अपने शासनकाल में वास्तुकला की सोच से शाहजहां ने अनेक मुख्य इमारतों को बनवाया, जिसकी वजह से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी मुसाफिरों ने मुगलकालीन हिंदुस्तान का सफ़र किया और इन मुसाफिरों में 2 फ्रांसीसी मुसाफिर थे, जीन बप्तिस्ते टर्नियर, जो एक जौहरी था। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल सल्तनत की यात्रा की। दूसरा मुसाफिर फ्रांसिस बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी थी, डॉक्टर चिकित्सक था।
इस काल में आने वाले दो इतालवी मुसाफिर पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। मनुची अनेक घटनाओं और जंग का चश्मदीद गवाह था। उसने स्टोरियो डी मोगोर नामक अपने यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। अगर आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और हमारी टीम का हौसला बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।